हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंशुरुत क्लासेस में। जैसे कि हम रोज़ाना ग्रुप डी वालों के लिए टॉप 6 क्वेश्चन की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम हैं। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने प्रतिशत बढ़ाना हो। ठीक है, तो समझेंगे दोस्तों। मान लो कोई संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, कोई तीसरी संख्या क्या है सी। ठीक है, उसने कही कोई एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है। तो तीसरी संख्या अगर हम 100% मान लें, ठीक है, तो पहली संख्या कितनी है 70% कम। 100 से 30 कम होगी 70, और दूसरी क्या 37% कम। 100 से 37% कम होगी तो कितनी होगी 63%। ठीक है, अब उसने क्या कहा, देखो उसने कहा दूसरी संख्या को यानी कि इसे बी को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। ठीक है, अगर 63 से 70 करना है तो कितने प्रतिशत 7 बढ़ाना होगा, किससे 63 से। ठीक है, 63 गुणा 100, क्योंकि इसे ही तो बढ़ाएंगे, इसके बराबर करना है। तो 7 9 63 कितना हो गया 100/9। ये होता है 11.11%। 9 से कितने बार कटेगा 11 इतना। ठीक है, जो कि ऑप्शन हमारा सी करेक्ट। आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2। दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है। यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो समझेंगे दोस्तों। उसने कहा दो संख्या के वर्गों का योग, जिनमें से एक संख्या दे रखी होंगे 5, तो इसका वर्ग कितना होगा 25। दूसरी संख्या हमने x मान लिया, x² का योग कितना दे रखा 386। ठीक है, तो x² बराबर 386 - 25 बराबर कितना हो गया 361 आएगा। ठीक है, 386 25 घटाएंगे कितना आएगा 361। अब जब ये वर्ग इधर से हटेगा तो इधर रूट जाएगा। 361 किसका रूट होता 19 का, 19 आंसर। उसने दूसरी संख्या पूछी थी जो कि 19 है। ऑप्शन हमारा हो गया बी। आई ऑप्शन में आया होगा। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 3। दो संख्याओं का मैस है 23 है तथा उनके लसाअ के अन्य दो गुणनखंड 13 तथा 14 है। उनमें बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो कुछ नहीं दोस्तों, बिल्कुल इजी सवाल है ये। यानी कि उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 23 है। और लसाअ क्या होता है, लसाअ वो होता है जो सब में छोटी संख्या का जो सबसे कम छोटी संख्या को काट दे। ठीक है, यानी कि जैसे हम निकालें 12 और तुम्हारे की 16 का एलसीएम निकालें तो क्या आएगा 48। तो 48 वो सबसे छोटी संख्या है जो 12 से भी करती है और 16 से भी करती है। ठीक है, तो अब देखो लसाअ के जैसे लसाअ अब अन्य दो गुणनखंड का मतलब है, यानी कि ये और ये ऐसे, यानी कि लसाअ क्या है, लसाअ क्या होता है अन्य दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, और मैस यानी कि लसाअ के दो अन्य गुणनखंड क्या होगा 13 और 14। अब इनको अगर आपस में गुणा कर देंगे टोटल लसाअ निकल जाएगा। ठीक है, अब उसने कहा कि उन्हें बड़ी संख्या क्या होती है, यदि ये छोटी संख्या ये बड़ी, अगर इनमें क्या कर रहे हैं हम मैस का गुणा कर दें तो ये छोटी संख्या बन जाएगी ये बड़ी संख्या। तो क्या करते हैं गुणनखंडों में मैस का गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब देखो बड़ी संख्या क्या हमारी 14 है, तो 14 गुणा 23 बराबर क्या आ गया 322 आंसर। ठीक है, जो कि ऑप्शन हमारा डी। समझ में, जब भी गुणनखंड दे रखे हैं, गुणनखंड मतलब ये ए है ये बी है, तो एचसीएफ क्या होता है हमारा एचसीएफ, यानी कि यह एलसीएम क्या होता है, यानी कि जो हमारे जो दो गुणनखंड है ए इंटू बी, इनका जो गुणन ये होता है हमारा एलसीएम। अब इनसे जो कॉमन फैक्टर निकलेगा वो होता है एचसीएफ, यानी कि एच ए बी एचसीएफ। ठीक है, तो जब हम एचसीएफ की इसमें गुणा कर देंगे एक में तो छोटी संख्या निकलेगी। जैसे यहाँ समझेंगे, जैसे एक 12 है एक 16 है, इनका हमने एलसीएम निकाला तो एलसीएम कितना आया हमारा इनका 48 आया।
ठीक है। अब अगर इनका एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ कितना आएगा, 4 से कट रहा है, 4 तिया 12 और 4 6 16, तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा 4। अब देखो 4 के गुणा इसमें 12 में करेंगे तब भी एलसीएम यही बनेगा 16। अब एक 3 आ गई है, अब 16 के 3 में गुणा करेंगे तो भी 48। तो ये कह सकते हैं कि अन्य जो दो गुणनखंड होते हैं उनमें यदि एक गुणनखंड ए है एक बी है, अगर इनमें एस से गुणा कर दे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एस से मैस है, तो ये क्या बन जाती है, दो संख्या बन जाती है। ये चीज़ है, ठीक है। बाकी कुछ अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यदि 23, 39, 32 और 56 में से प्रत्येक से x को घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में। तो x+4 और 3x+1 के बीच मध्यानुपात। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे मध्यानुपात होता है, ठीक है। मध्यानुपात जैसे दो संख्या है a इंटू बी, तो इनका मध्यानुपात निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, रूट ए बी, ठीक है। तो अब हमें यानी कि अगर ये ए है पूरा और ये बी है, तो हमें पहले यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जिससे हमारा ए भी मिल जाए और बी मिल जाए। तब समानुपात क्या होता है, जैसे ये 23 अनुपात ऐसे कह लेते हैं 39 समानुपात का ये चिन्ह होता है, ठीक है, 32 अनुपात 56। तो क्या कहते हैं, समानुपात क्या होता है, इनका जो गुणा है इनके गुणा के बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। परंतु उसने क्या कहा, x घटाया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जब ये अनुपात, तो ये इसके बटे में यानी कि 23 में से x घटाएंगे और 39 में से x, तब ये इसके बराबर होना चाहिए 32 माइनस एक्स अपॉन 56 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये, तो देखो इसकी गुणा और इसकी गुणा आपस में बराबर होगी, ठीक। तो अब क्या करेंगे, इनकी आपस में गुणा करेंगे। अब देखो 23 और 56 की गुणा करेंगे, 23 गुणा 56, ठीक है। 6 ते 18 का 88 लगा 1, 6 दूनी 12 1 13, अब 5 ते 15 5 80 लगा 1, 5 दूनी 10 11, ठीक है। 8 8 2 1, 5 3 8, सही है, 12 88। तो इनकी गुणा क्या आएगी, 56 की 23 की 12 88, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहले तो हम 23 किससे कर रहे थे, 23 के एक्स में करेंगे तो माइनस के 23x, अब एक्स किस में करेंगे तो माइनस के 56x, और ये जब माइनस माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस क्या आ गया x², ठीक है, बराबर। अब जब इनकी 39 की और 32 की गुणा करेंगे, 39 गुणा 32, एक स्टेप हम कम कर रहे हैं, ठीक है, ये दिमाग दिमाग में करना। 2 नम 18 का 88 लगे 2 ते 6 1 7, 3 नम 27 का 7 80 लगे 2, और 3 तिया 9 और 2 11, ठीक है। 8 4 2 1 12 48, यानी कि इनकी गुणा क्या आएगी, जब 39 और 32 की गुणा करेंगे क्या आएगी, 12 48, ठीक है। अब देखो पहले 39 किस में गुणा होगी, अब 39 की एक्स में करेंगे तो माइनस के 39x, अब इस x की इसमें करेंगे 32 में तो माइनस के 32x और प्लस का x², ठीक है। जब ये x इधर जाएगा तो ये माइनस में जाएगा, इससे ये कट जाएगा 23x, 12 88 माइनस 23x, हाँ ये x है मतलब, ठीक है, 23x। अब देखो जब 12 88 में से 12 48 घटाएंगे तो क्या बचेगा 40, ठीक है। अब 23 और 56 कितने होते हैं, 6 3 9 5 और 2 7, 79x। अब जब ये वाला इधर लेके जाएंगे, ये वाला और ये इधर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली गुणा इधर जब इधर आएगी तो ये माइनस में आएगी यहाँ पर, जब ये इधर जाएगा तो प्लस में आएगा, और ये वाला क्या आ जाएगा माइनस में इधर ही। तो 9 और 2 11 का 1 और 3 3 6 1 7 x, ठीक है। तो क्या आएगा 79 में से 71 का कितना बचा 8x, बराबर कितना आ गया 40। 8 से कितने बार कटे 5, यानी कि x बराबर क्या आ गया हमारा 5। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर 5 रख देना है, यानी कि 5 और 4 कितने होते हैं 9, a बराबर आ गया 9, b बराबर 5 से 15 1 16, ठीक है। तो 9 गुणा 16 इनका मेन प्रोपोर्शन, 16 नंबर कितना होते हैं 144, अब ये कितना होता है 12 आंसर।
जो कि ऑप्शन हमारा ए है। आज ऑप्शन में आया होगा, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 5, एक राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज 16,800 रुपये है। पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर जो है 8% है तथा अगले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर जो है वो 12% है। तो राशि का मान बताना, ठीक है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना दोस्तों, मूलधन क्या होता है, हमेशा 100% होता है, ठीक है। तो हम चक्रवृद्धि यानी कि साधारण ब्याज भी परसेंट में बनाएंगे। तो साधारण ब्याज क्या होता है परसेंट में, R/T%, ठीक है। इसमें मूलधन का कोई लेना नहीं, क्योंकि हमें मूलधन क्या मानने, हम यहाँ पर 100% मानने, ठीक है। तो पहले वर्ष के लिए यानी कि पहले 3 वर्षों के लिए, फर्स्ट 3 ईयर के लिए SI क्या होगा, दर कितनी है 8 गुणा 3%, क्या आ गया 24%, ठीक है। फिर उसने कही सेकेंड केस में अगले 2 ईयर के लिए SI, ठीक है। SI मतलब साधारण ब्याज, दर कितनी है 12, वो सॉरी समय कितना है 2। यहाँ भी परसेंट ये गलत लग गया, क्योंकि 8% का है गुणा 3 वर्ष, ठीक है। 12% गुणा 2, यहाँ से भी क्या आ गया 24%। ये आ गया हमारा टोटल 5 साल हो गए, 3 और 2 5, 5 साल में जो साधारण ब्याज आया वो कितने परसेंट हो गया 48%, जो कि जबकि 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना दिया है 16,800, ठीक है। तो अब मूलधन मैंने बताया था, मूलधन क्या होता है हमारा 100%, हमें निकालनी 100% की वैल्यू, ठीक है। अब देखो 16 से कट रहा है, 16 × 48, 16 × 16 जीरो लगेंगे, 16 × 5 80 जीरो, ठीक है। 3 से कितनी बार कटेगा, 3 × 9 3 × 5 15 जीरो, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं 1% की वैल्यू कितनी आ गई 350। तो इसमें गुणा किससे कर देंगे 350, तो कितना आ गया 35,000 रुपये, जो कि ऑप्शन हमारा डी है। आई ऑप्शन में आया होगा। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 6, 3,000 रुपये की राशि को 20% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया गया है, तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, ठीक है। तो इसका एक शॉर्ट तरीका बताएंगे हम, 2 वर्ष पूछे 3 वर्ष पूछे तो उनके लिए एक फॉर्मूला होता है, मतलब फॉर्मूला भी नहीं है, एक शॉर्टकट मेथड है, उसके याद रखना। अगर 2 वर्ष का पूछे चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है CI, तो क्या लिखना है 2 1, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ लगाएंगे गुणा, यहाँ प्लस, यहाँ गुणा, ठीक है। ये जब है जब समय जो है हमारा यो 2.5 वर्ष ना हो, 3.5 ना हो, यानी 3.5 वर्ष हो या 4.5 वर्ष हो, 5.5 वर्ष हो, तो उनमें ये नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब जो ये 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, तो हम 3,000 का क्या निकालेंगे 1/5, 3,000 का 1/5 कितना होता है 600, तो यहाँ लिखेंगे 600, ठीक है। अब 600 का फिर से 1/5 निकालेंगे, जितनी बार ये गुणा होगी इतनी बार जो जो संख्या आती रहेगी उसका 1/5 निकालते रहेंगे हर बार। तो 600 का फिर 1/5 निकालेंगे, तो कितना आ गया 120, ठीक है। अब देखो यहाँ से कितनी चीज़ें पता चलेंगी, ये तो आ गया हमारा 2 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है। ये क्या आ गया 2 वर्ष का साधारण ब्याज, ये क्या आ गया 2 वर्ष का CI और यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 120 रुपये, तो ये क्या आ गया 1,200 रुपये प्लस 120। अगर हम ये इतना यानी कि 2 वर्ष में इतना चक्रवृद्धि ब्याज एक्स्ट्रा मिला, अगर ये साधारण ब्याज में जोड़ दिया जाए जो अगले 2 वर्ष में मिला था ये ब्याज, तो ये कितना आ गया टोटल 1,320, ये आ गया हमारा CI आंसर, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, जो कि ऑप्शन हमारा C। एक और मेथड है इसका, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, ठीक है। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज हर साल क्या होता है बढ़ता है, तो 5 से क्या होगा 6, ये होता है P मूलधन, ये होता है मिश्रधन A। फिर अगले साल 5 से 6 होगा, ये कितना हो गया 25, ये हो गया 36,
इस 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने? 3000। कितनी बार कटेगा? 25 से ही कटेगा 120 बार। ठीक है, अब देखो, अब तुम इसकी वैल्यू में निकाल देना, क्योंकि मिश्रधन नहीं पूछा, यहाँ पूछा चक्रवर्ती ब्याज। अब अगर मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो क्या आता है हमारा? चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि CI। ये कितना आएगा? 36 में से 25 घटाएंगे 11, 11 का कितना? 120 गुना, तो अब भी क्या आएगा? 1320। दो मेथड है, कोई से सेव कर लो। ठीक है, दोनों से आंसर सेम आएगा। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।